वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और बुक में ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये पार्ट 1 है। तो ये चैप्टर एवलिन के बारे में है कि एवलिन बहरी रहती हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो म्यूज़िक के फील्ड में बहुत नाम कमाती हैं, बहुत आगे बढ़ती हैं। तो यही है इस चैप्टर के बारे में। एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। वहाँ पर एक छोटी सी पतली सी लड़की, जिसको देखकर लगता है कि उसकी उम्र 17 साल से कम है और बहुत नर्वस है। और वो जो ट्रेन जो वहाँ पे आ रही है वो उसके वाइब्रेशंस को फील कर रही है। और वो लड़की अपने घर से यानी कि स्कॉटिश फॉर्म से वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है वहाँ पे जा रही है और वो उसका पहला दिन होता है। एवलिन की लाइफ में सबसे जो बड़ा चैलेंज तब आया जब उनको पता चला कि उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता है, वो पूरी तरीके से बहरी हो चुकी हैं। तो अब फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर एवलिन के बारे में बताया जा रहा है। एवलिन ग्लेनी जो है वो अपनी सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो रही थी और उनकी मम्मी को एक बार याद आता है, उन्होंने एक बार नोटिस भी किया था कि जब एवलिन 8 साल की थी तो कुछ तो गलत हो रहा है उस छोटी सी बच्ची के साथ। तो उनकी मम्मी का नाम इसेबेल ग्लेनी होता है। तो उन्होंने एक बार एवलिन को बुलाया जब एवलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। तो जब बुलाई तो एवलिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं की। तो उस टाइम उनकी मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर उनको लगा कि शायद एवलिन ने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं होगी। तो जब एवलिन को धीरे धीरे ये बात पता चली कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता है और वो बहरी हो चुकी हैं, तो वो इस बात को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपाती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि एवलिन 11 साल की थी और उनका जो मार्क्स है वो काफ़ी कम हो रहा था, बहुत बेकार मार्क्स आ रहे थे। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि एवलिन को कोई स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए। तो दिखाने के बाद ये पता चला कि एवलिन जो है वो पूरी तरीके से बहरी हो चुकी हैं, क्योंकि उनका नर्व जो है वो डैमेज हो चुका है। तो वो उनके पेरेंट्स को यही एडवाइस देती हैं कि एवलिन को कोई डेफ स्कूल में भेज दीजिए। तो एवलिन के लिए उस टाइम एकदम से अंधेरा छा गया था उनकी ज़िंदगी में। बट एवलिन जो है वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके अंदर काफ़ी जुनून था, जज्बा था और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी जैसे बाकी लोग जीते हैं। और वो अपने जो म्यूज़िक के टैलेंट है वो म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी। एक बार एवलिन ने ये नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है और उनको भी ये इच्छा हुआ कि मुझे भी ये बजाना है। सारे टीचर्स जो थे ज़्यादातर वो उसको डिस्करेज करते थे, कहते थे कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुम नहीं बजा पाओगे। लेकिन एक परकुशनिस्ट थे, यानी कि जो तबला ड्रम बजाने वाले होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, जो कि एवलिन को पहचान पाए, उनके टैलेंट को जान पाए और उन्होंने 2 ड्रम उठाया और उसको डिफरेंट नोट्स में बजाना स्टार्ट कर दिए। वो एवलिन को सपोर्ट करने लगे थे। तो वो एवलिन को बोलते थे कि तुम अपने कानों से मत सुनो, तुम बल्कि इस म्यूज़िक को फील करने की कोशिश करो। तो जब वो ड्रम्स बजाते हैं तो एवलिन ये चीज़ फील करती हैं कि जब वो ड्रम तेज़ी से बजाते हैं तो वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से वो वाइब्रेशन फील करती हैं। जब वो धीरे से बजाते हैं तो वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से वो वाइब्रेशन को फील करती हैं। तो जैसे जैसे यही चीज़ करते करते एवलिन ने ये चीज़ जान लिया कि वो डिफरेंट नोट्स को अपने बॉडी पार्ट से वो वाइब्रेशन को फील कर सकती हैं। उसके बाद से एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम यूथ ऑर्केस्ट्रा में वो टूर की। उसके बाद जब वो 16 की थी तो उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अब म्यूज़िक में ही अपना लाइफ गुजारना है। और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो हम पहले देखे नहीं थे स्टार्टिंग में, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, तो वही है कि वो यहाँ पर ऑडिशन दी और वो सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर की थी पूरे हिस्ट्री में। और उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी थी और 3 साल में उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी वो जीत चुकी थी। एवलिन कभी नहीं मानती है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो बोलती हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपको पता है कि कहाँ पर जाना है तो आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे।
और वो बहुत टॉप पर आ चुकी थी और वो एक मल्टी परकुशनिस्ट बन गई थी, यानी कि उनको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। एवलिन को ऐसे म्यूज़िक बजाता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग फील होता है और उनकी एक इंटरव्यू में 1-2 घंटे बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। तो उसमें वो बोलती हैं कि जिन आदमियों की दाढ़ी होती है उनसे बात करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, और वो उस इंटरव्यू में मतलब हंसती हैं। वो बोलती हैं कि वो किसी भी इंसान से जब बात करती हैं तो वो उसके लिप से आइडेंटिफाई करती हैं वर्ड्स को, उसके होल पूरे फेस को देखती हैं और उसके आइज़ को देखती हैं जब वो बात करती हैं, तो उसी से वो समझती हैं। और वो स्कॉटिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से बोल लेती हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि 11 साल की उम्र तक उनको सब कुछ सुनाई देता था, उसके बाद उनको ये सब प्रॉब्लम हुई थी। इसके साथ साथ वो फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छे से बोल लेती हैं। म्यूज़िक के मामले में वो बोलती हैं कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो म्यूज़िक को एक्सपीरियंस करती हैं, सेंस करती हैं, अपने स्किन से, अपने चीक बोन से, अपने हेयर से। और जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं तो वो उसके जो स्टिक्स हैं उससे वो सेंस करती हैं, उसके वाइब्रेशन को फ़ील करती हैं। और जब वो ड्रम्स बजाती हैं तो वो अपने बॉडी के कई जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उससे फ़ील करती हैं। और जब वो एक वुडन यानी कि एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म में जाती हैं तो वो अपने जूते को रिमूव कर देती हैं ताकि वो उसके वाइब्रेशन को अपने पैरों से फ़ील कर सकें। 1991 में उनको एक अवार्ड मिलता है जो कि है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। और जेम्स ब्लैड जो कि एक परकशनिस्ट होते हैं, वो ये बोलते हैं कि भले ही भगवान ने उनसे सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ उन्होंने उनको दिया है। जो हम सुनते हैं वो उस चीज़ को फ़ील कर लेती है, इससे ज़्यादा डीप बात क्या हो सकती है। और वो म्यूज़िक को काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस भी करती हैं। एवलिन ये चीज़ बोलती हैं कि वो बहुत वर्कaholic है, यानी कि उनको काम करना बहुत पसंद है, और वो रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा बहुत सारे फ्री कंसर्ट्स भी करती हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। और वो अपने जो यंग म्यूजिशियन हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देती हैं। एन रिचलिन जो कि डेफ चिल्ड्रन की बीथोवन फंड की मैनेजर हैं, वो बोलती हैं कि वो डेफ चिल्ड्रन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है एवलिन जो हैं। और एवलिन वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी जो कि उनके दुगने उम्र वाले इंसान भी उतना हासिल नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने परकुशन को ऑर्केस्ट्रा में लाया। और वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हैंडीकैप लोगों के लिए, जैसे कि जो बहरे होते हैं, जिनमें कमियां होती हैं, उनके लिए बहुत वो एक बड़ी इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। और जो भी लोग उनको देखते हैं तो वो ये ज़रूर बोलते हैं कि अगर वो ये सब कर सकती है, इतनी कमियों के बावजूद वो इतना सब कुछ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है।